वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए आसपास की बुक से चैप्टर नंबर 13 को पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी, ताकि क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आपको अलग से कोई और वीडियो ना देखनी पड़े और आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 120 पर चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है बसेरा ऊंचाई पर। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं, ताकि हमें ये समझ आ सके कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे कि टाइटल का नाम है बसेरा ऊंचाई पर, यानी कि इस चैप्टर में आप पहाड़ी रास्तों के सफ़र के बारे में पढ़ोगे और यहाँ पर लोग किस किस तरीके से रहते हैं, इन सभी बातों को समझेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और ये है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, यानी कि मेरी मोटरसाइकिल। समझ में आया कि यहाँ पर एक गौरव नाम के इंसान हैं, जो कि अपनी बाइक पर पहाड़ी सफ़र करने के लिए निकले हैं। अंग्रेज़ी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ में हरदम रहता हूँ। हम दोनों ही मुंबई की भीड़-भाड़, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं कि कहीं एकांत में खुली जगह पर जाकर सफ़र करें। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। क्या कहानी पढ़ेंगे बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर? जो पहाड़ी रास्ते हैं, उन रास्तों पर एक गौरव नाम के जो इंसान हैं यात्रा पर निकलते हैं। किससे निकलते हैं? मोटरसाइकिल से निकलते हैं। तो अगला टॉपिक है कैसे की तैयारी। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की लंबी यात्रा थी गौरव की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था, वो भी मोटरसाइकिल पर लाद कर। मैंने बहुत समझकर सोचकर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया, जैसे कि रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, साथ में गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी साथ में रखे, ताकि पेट्रोल की जहाँ पर सुविधा ना हो तो इन डिब्बों से पेट्रोल मोटरसाइकिल में डाला जा सके। तो मैंने अपनी यात्रा मुंबई से स्टार्ट की थी। तो मैं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन के अंदर तय किया। कितने दिनों में तय किया? 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, मगर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लग रही थी और इतने सालों में मैं सफ़र करके थक चुका था इस तरह के शहर देखते देखते। वही एक जैसी सड़कें, सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए चीज़ें। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था, बहुत एक्साइटेड था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले बर्फ़ के ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैंने किताबों में देखे थे। दिल्ली में फिर सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की तेज़ हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि यहाँ पर शहरों की तरह शोर-गुल नहीं था। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। कहाँ जाना था? जम्मू कश्मीर राज्य के मुश्किल रास्तों को तय करते हुए गौरव लद्दाख से पहुंचकर लेह जाना चाहता था। तो बच्चों, इसके 3 क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। तो देखो बच्चों, जब हम मुंबई से कश्मीर जाएंगे तो मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य पड़ेंगे? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर राज्य आएंगे। याद कर लेंगे सभी बच्चे के कौन कौन से स्टेट आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा?
तो देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा कि गौरव जानी के मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में राज्यों से गुजरने वाले राज्यों की राजधानी इस प्रकार है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इस आंसर को ध्यान से अपनी कॉपीज़ में लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3। मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? वे शहर कौन से राज्य में है? तो बच्चों, मनाली एक पहाड़ी इलाका है और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है ये मनाली? कौन से राज्य में है? हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर मनाली आता है। आगे है मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर यानी कि बाइक आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट की भी ज़रूरत थी। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंड, हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज़ मेरी आँख खुल जाती थी, क्योंकि टेंट के अंदर गौरव जानी पहाड़ी रास्तों में जहाँ पर रुकते थे रात बिताते थे नायलॉन के टेंट में। अब है बच्चों पेज नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या तुम कभी टेंट में रहे हो और कहाँ पर, और आपको कैसा अनुभव हुआ? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें लेकर जा सकते हो। तो इन 10 चीज़ों की आपको सूची बनानी है कि आप क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहोगे। तो आंसर है हाँ, मैं टेंट में रही हूँ जब मैं एक बार स्कूल की तरफ से कैंपिंग के क्रम में कुल्लू गई थी। ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक अनुभव था। यदि मुझे अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है तथा मुझे अपने साथ 10 चीज़ें ले जानी हैं, तो मैं कपड़े, कंबल, साबुन, खाना पीना, स्टोव, फ़ोन, ग्लास, कटोरी और कुछ बर्तन ले जाना चाहूँगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ और चित्र भी बनाओ। तो मैंने कई तरह के घर देखे हैं, जिनमें से कुछ नामांकित हैं, जैसे कि बांस तथा लकड़ी का मकान, ईंट तथा सीमेंट के मकान। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर दोनों ही आंसर कॉपी में लिखते जाना। आगे है ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार यानी कि गौरव जानी और उनकी लोनर कहाँ पहुँच गए? लेह पहुँच गए, उन्हें ले ही जाना था। अजब अनूठा था ये इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान था। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा मैंने। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले यानी कि स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने घर ले जाना चाहते थे। यानी कि लेह के जो बच्चे थे वो गौरव जानी को देखकर बहुत एक्साइटेड हुए और सभी बच्चे चाहते थे कि वो उनके घर जाएं। अब ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वो मुझे खींचकर अपने घर ले गया। ताशी कौन था? लेह का रहने वाला एक बच्चा था। उसका घर 2 मंजिला था। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना हुआ था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वो और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे नीचे वाली मंजिल पर। देखो बच्चों, इस तरीके से पत्थरों को काटकर घर बनाए गए थे लेह में। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए गए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल यानी कि सपाट थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का
किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत के ऊपर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज़ धूप में ही बहुत सारी फल और सब्जियाँ सुखा ली जाती हैं और इनको ठंडे दिनों में इस्तेमाल किया जाता है जब फल और सब्जियाँ नहीं मिलती हैं। सोचो ये किन महीनों में होता होगा और क्यों? तो बच्चों, ज़्यादा ठंड तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में पड़ती है, तो इसी वजह से यहाँ के लोग सब्जियों को सुखा कर रखते थे ताकि इन महीनों में ये सब्जियाँ भोजन के रूप में खा सकें। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक ख़ास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम के हिसाब से था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही इनको इसी ठंड से बचाते होंगे, क्योंकि लकड़ी से ठंड अंदर नहीं आ पाती होगी। लकड़ी घर को गर्म रखने में मदद करती होगी। अब देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर कि ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? तो आंसर लिखोगे कि नीचे की मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती। खिड़की नहीं होने के कारण नीचे की मंजिल का मकान गर्म रहता है, इसलिए ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों में इस्तेमाल होती है? तो हमारे घर की छत सीमेंट, सरिया और कंक्रीट से बनी हुई है। ये कपड़े, पापड़, बड़ी आदि सुखाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बच्चों, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखते जाना। अब है बच्चों पेज नंबर 124। टॉपिक है दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं पर बड़े बड़े पत्थर थे। लोनर यानी कि बाइक का चलना भी बहुत मुश्किल भरा काम था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। बहुत ऊंचाई पर था बच्चों ये इलाका, और इस इलाके का नाम था चांगथांग। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। मेरे सिर में दर्द होने लगा और मैं बहुत कमज़ोरी भी महसूस करने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की मुझे आदत पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दिया। ना ही कोई पेट्रोल पंप था और ना ही कोई मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान था और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब बने हुए थे। अब कई रातें और कई दिन बीत गए। मैं अकेला ही बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चल रही थी भेड़ और बकरियां। तो थोड़ी ही दूरी पर मुझे कुछ टेंट भी दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इन सुनसान इलाकों में कौन लोग रहते हैं और वो क्या करते हैं। उन्हें देखकर मैं हैरान हो गया था। आगे है, तुम जिस इलाके में रहते हो वे कितनी ऊंचाई पर है? तो आप लिखोगे कि हम दिल्ली में रहते हैं। ये शहर समुद्र के तल से 216 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बच्चों, क्योंकि किसी भी एरिया की ऊंचाई समुद्र के तल के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसे पता चलेगा किसी भी जगह की ऊंचाई का, कि समुद्र तल जो होता है उस तल से वो जगह कितनी ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन है कि गौरव चानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तो आंसर नंबर 2 है कि ज़्यादा ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी महसूस हो जाती है और सांस जोर से खींचकर लेनी पड़ती है। इसलिए गौरव चानी ने कहा कि इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। क्वेश्चन 3 है, तुम कभी पहाड़ी इलाकों में गए हो और कहाँ? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, हम कई बार पहाड़ी इलाकों में गए हैं, जैसे कि नैनीताल, मनाली आदि। चौथा क्वेश्चन है कि वे कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहाँ सांस लेने में तुम्हें परेशानी आई? तो कुल्लू समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ मुझे सांस लेने में थोड़ी परेशानी हुई। अगला क्वेश्चन है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो?
मैं सबसे ऊंचाई वाली जगह रोहतांग पास गया हूँ। ये इलाका समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो सभी बच्चे पाँचों क्वेश्चन आंसर स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेंगे। अगला टॉपिक है चांगपा। वहाँ मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं ने मुझे चांगपा के बारे में बताया। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग चांगपा घुमंतू लोग रहते थे, जो हमेशा एक जगह पर नहीं रहते थे। अपनी भेड़ बकरियों के झुंडों को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में यहाँ के लोग इधर से उधर घूमते रहते थे और इस जाति का नाम था चांगपा। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता था, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी यानी कि सबसे बड़ा सरमाया है। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। पश्मीना ऊन के बारे में, स्वेटर्स के बारे में, शॉल्स के बारे में सभी बच्चे जानते होंगे। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर ही रहना पसंद करते हैं और यही इन लोगों की ज़िंदगी होती है, क्योंकि इनकी बकरियां ज़्यादा ठंड के अंदर ही इनकी जो बालों की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, बकरियों के बालों की ग्रोथ। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याकों पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर आगे निकल पड़ते हैं। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट के अंदर ले गया। अपने टेंटों को ये रेबो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सीलकर जोड़ लेते हैं और ये बहुत मज़बूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। ये पट्टियाँ जो कि याक के बालों से बनती हैं। मैंने देखा कि ये पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे ज़मीन से बंधी थी। आगे है, टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंची ज़मीन पर ये लोग टेंट लगाते हैं। टेंट में घूमने पर मैंने पाया कि ये खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था, यानी कि गौरव जानी का टेंट थोड़ा नीचा था और वो उसमें खड़े नहीं हो पाते थे, केवल लेट या बैठ पाते थे। रेबो यानी कि टेंट के अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था। यहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके इसलिए बनाया गया था टेंट में छेद। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिज़ाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का जो तापमान है वो शून्यों से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है, यानी कि कड़ाके की ठंड पड़ती है। आगे है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से चलती है। सोचो अगर तुम अपने गांव से बस में बैठे हो और बस इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुँच पाओगे। तो रेबो यानी कि टेंट के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बना रखी थी। इसे चांगपा इस जगह को लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज़ सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतें और लड़कियां रोज़ करती हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि चांगपा लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, एक जानवर जो मेरी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है वे मेरी पालतू बिल्ली है, जिसका नाम नूरी है।
अगला क्वेश्चन है कि ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी ज़िंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो आंसर लिखोगे कि वे जानवर जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हैं, जैसे कि गाय, हम गाय पालकर उसका दूध प्राप्त करते हैं। भैंस, गाय की तरह भैंस भी दूध देती है। बैल, बैलों को पालकर खेती में हल चलाया जाता है। कुत्ता घर की सुरक्षा के लिए पाला जाता है। इसी तरह से घोड़ा सवारी देने के काम आता है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बालों की ज़रूरत नहीं होती है? इस बात पर चर्चा करो। तो लिखोगे कि भेड़ बकरियों को भी ठंड से बचने के लिए बालों की ज़रूरत होती है, इसलिए जब मौसम कम ठंडा होता है तब इनके बाल काटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि ऐसे कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो देखो, शिमला, लद्दाख, लेह आदि भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां तापमान 0 से भी कम रहता है। भारत के बाहर के राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के बाहर के अन्य देशों में भी कई शहर ऐसे हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है, जैसे कि ओटावा, अलास्का आदि। ऐसा तापमान ज़्यादातर दिसंबर और जनवरी तथा फरवरी के महीने में रहता है। आपको ये भी बताना है कि किन महीनों में ऐसा तापमान रहता है। तो आप लिखोगे कि ऐसा तापमान ज़्यादातर दिसंबर, जनवरी तथा फरवरी के महीने में रहता है। अगला टॉपिक है श्रीनगर की ओर। मैं कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। मैंने चांगपांग लोगों के साथ, ना चाहते हुए भी आगे तो मुझे बढ़ना था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापसी आते समय मैंने श्रीनगर की ओर वाला रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ मैं श्रीनगर पहुंचा और रास्ते में मैंने कई तरह के अद्भुत घर और इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में ही रहा। वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। इन घरों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया था। कोई पहाड़ पर था, कोई पहाड़ी पर था। तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। अपने सफ़र की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही राज्य में मुझे इतने सारे तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी इस तरह से ख़ास थे, यानी कि वहाँ के मौसम के हिसाब से थे। अब है वापसी का समय। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर थे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। वही सीमेंट, ईंट और कांच स्टील के घर। इस बारे में कोई दो राय नहीं थी कि ये घर मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर के अंदर देखे थे। इस तरीके से ये घर ख़ास नहीं थे, मगर उन घरों से बहुत मजबूत थे। फिर से उतनी ही लंबी वापसी का सफ़र मुझे तय करना था। मैं अपनी लोनार मुंबई पहुंचाने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनार वापस नहीं आना चाहती थी और मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरों में कैद कर लाया था। और ये अंत थोड़ी ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो दोबारा से एक नए सफ़र पर निकल पड़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत और मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये एक जम्मू कश्मीर का घर है कि पहचान सकते हो कि ये चित्र किसका है। तो ये एक घर का है। कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक बकरी। कश्मीरी लोग अपने खाने के लिए रोटी को घर पर नहीं बनाते हैं,
इस दुकान या बेकरी से ख़रीदते हैं। बच्चों ये एक बेकरी है जो कि जम्मू कश्मीर की है और जम्मू कश्मीर के लोग कोट रोटी घर पर नहीं बनाते हैं, इसे दुकानों से ख़रीदते हैं क्योंकि यहाँ पर आग जलाना काफ़ी मुश्किल हो पाता है, तो वो रोटी हमेशा बाज़ार से बनी बनाई ही ख़रीदते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे इलाके में भी अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हाँ तो इसके कारण बताने हैं। तो हाँ, मेरे इलाके में कई तरह के घर हैं, जैसे कि शहरों में कई बहुमंजिला इमारतें हैं जहाँ पर मध्यम वर्गीय लोगों के बजट के अनुसार है। जो कई बड़े घर तथा कोठियाँ भी हैं जिनमें धनी वर्ग रहता है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग गरीबी के कारण कच्चे घर में भी रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में क्या कोई ख़ास बात है, जैसे कि ज़्यादा बारिश होती है, ढलवा छत है, बड़ा बरामदा है, जब गर्मी में सोते हो तो धूप में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो। तो हमारे घर में बारिश और धूप से बचाव के लिए ढलवा छज्जे बने हुए हैं ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। घर में हवा व रोशनी के लिए खिड़कियाँ भी हैं। अगला है, अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो हमारा घर ईंट, सीमेंट, लोहे, पत्थर, लकड़ी आदि से बना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो आप? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जो कि सर्दियों में यहाँ पर कोई नहीं रहता है। देखो यहाँ पर लकड़ी और मिट्टी के ये घर बने हुए हैं, मगर सर्दियों में इनमें कोई नहीं रहता है और गर्मियों में बकरवाल लोग यहाँ पर रहने आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंदाज़ा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की ज़िंदगी में कौन कौन सी मिलती जुलती बातें हैं और कौन कौन सी बातें मिलती जुलती नहीं हैं। तो चांगपा और बकरवाल लोगों की मिलती जुलती बातें, दोनों जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में रहते हैं, दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, दोनों ही बकरियां, याक, भेड़ आदि तरह के जानवरों पर निर्भर हैं। अब देखो अंतर क्या है दोनों ही जातियों के अंदर। बकरवाल लोग कम तथा चांगपा अधिक ऊंचाई के पहाड़ों पर रहते हैं। बकरवाल सभी तरह की बकरियां और भेड़ों को पालते हैं और चांगपा केवल कुछ खास नस्ल को ही पालते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ पहाड़ पर, कुछ पानी में और कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिज़ाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह ले जाया जा सकता है। बताओ ये बसेरे वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कैसे बनते हैं? ये घर तुम्हारे घर से किस तरह से अलग है? तो बच्चों आंसर लिखोगे कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के बसेरे वहाँ के रहने वालों के हिसाब से बनाए जाते हैं। स्थानीय घर ज़्यादातर मोटी लकड़ी के बने होते हैं जो सर्दी से लोगों का बचाव करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर लोग जानवरों की खाल से बने टेंटों के अंदर रहते हैं। यहाँ तक लिख लोगे पहले। फिर आगे लिखोगे कि कुछ घर पानी में बने होते हैं, इन्हें नाव की तरह इधर से उधर ले जाया जा सकता है, इन्हें हाउस बोट कहते हैं। ये घर हमारे घरों से बहुत अलग होते हैं क्योंकि हमारे घर ईंट और सीमेंट आदि से बने पक्के घर होते हैं जो एक ही जगह पर स्थिर होते हैं, मगर इन घरों को शिफ्ट किया जा सकता है जो कि पहाड़ी इलाकों में बने तंबू वाले घर होते हैं। तो बच्चों यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना।